हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 8 में मैं एक के बाद एक चैप्टर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको देता रहता हूं। इसी क्रम में, इसी सीरीज़ में हिस्ट्री में, क्लास 8 के हिस्ट्री में जो आपकी बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल, जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। चूँकि मैं प्राइवेट बुक से पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये हेडिंग है, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में दूसरी हेडिंग भी हो सकती है, लेकिन मैटर आपका सेम है। ठीक है, तो आइए बिना कोई देर किए मैं आज का वीडियो में शुरू करता हूं और आज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ये क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक में आपका चैप्टर है। और वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी कोई घंटी भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना, इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और आपको एक्सप्लेनेशन के बाद, पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद, आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आप एंड तक वीडियो देखेंगे, और जो भी कोई आपको क्वेश्चन ना समझ में आए या कोई टॉपिक ना समझ में आए या कोई पॉइंट या कोई वर्ड या टर्म ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानने की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो मेरा फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे लाइक कर लीजिए। फिर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आपकी बुक में है इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम। इसमें ये बताया है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था ब्रिटिश वालों के आने से पहले, ठीक है, वो यूरोपियन स्टाइल में नहीं था, वो इंडियन स्टाइल में था। ठीक है, यहाँ पे पाठशाला हुआ करते थे जिसको कि स्कूल कहते हैं। मकतब ये उर्दू वर्ड है, उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है। मदरसा, ठीक है, मदरसा थे और मकतब था। ठीक है, ये सब प्रकार के स्कूल यहाँ पे हुआ करते थे। और जो हम लोग की एजुकेशन थी वो रिलीजियस थी। ठीक है, वैदिक एजुकेशन था, उसमें रिलीजन की बातें होती थी, बाकी बहुत कुछ होता था। मैथमेटिक होती थी, आर्ट होता था, कल्चर होता था, म्यूज़िक होता था, सभी चीज़ें अपने यहाँ पढ़ाई जाती थी। अपना इंडिया का जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो किसी मामले में कमज़ोर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में जो यूरोपियन सिस्टम था एजुकेशन का, उससे हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो उस टाइम था वो बहुत डिफरेंट था। अब ये बता रहा है कि जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने हर चीज़ में चेंज करने शुरू किए और एजुकेशन में भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। तो यही अगली हेडिंग में जो आपका है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू हुई, वेस्टर्न एजुकेशन से हमको सिस्टम में कहाँ लाया गया, हमको वेस्टर्न लैंग्वेज में एजुकेशन क्यों दी गई, हम ये सब चीज़ें इस हेडिंग में जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे आई तो धीरे धीरे उसने बिजनेस करने वो आई थी, और जैसा कि आप सबने पढ़ा कि बिजनेस करते करते और यहाँ के किंग को डोमिनेट करते करते वो धीरे धीरे पूरे इंडिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे इंडिया का जो शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रूलिंग गवर्नेंस था, वो उनके हाथ में चला गया। तो उस टाइम इंडिया में हिंदी और संस्कृत, फारसी, ठीक है, ये सब लैंग्वेज में चला करती थी। और जो अपने एजुकेशन सिस्टम होता था वो भी फारसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, हिंदी लैंग्वेज था, संस्कृत लैंग्वेज थी। ठीक है, उस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन नहीं होता था। सिंस ब्रिटिश वालों को यहाँ पे राज करना था, यहाँ पे गवर्नमेंट चलानी थी, ठीक है, और यहाँ पे गवर्नेंस करना था, तो उन्होंने शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिकल लैंग्वेज थी इंडिया की, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ और फारसी हुआ, तो इनके बुक्स पढ़ने चालू किए, इनके बारे में नॉलेज लेना चालू किया कि हमें ये लैंग्वेज भी आती रहेगी तो हम इंडियन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से उससे बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छा नॉलेज है, इंडियन कल्चर जो कि सबसे महान कल्चर माना जाता है, तो इस कल्चर की भी हम नॉलेज तभी ले पाएंगे जब यहाँ की बुक्स पढ़ने हमको आएंगी। और वो उन्हें तभी आ सकती थी जब वो अरबी, फ़ारसी, ठीक है, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इन सब लैंग्वेजेस को जाने पढ़ें। तो उन्होंने इन सब लैंग्वेजेस को पढ़ना स्टार्ट किया और इसके सिलसिले में उन्होंने सोचा कि हम कुछ इन सब चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। तो उनके प्रमोशन के लिए, ठीक है, सबसे पहले कलकत्ता में एक मदरसा सेट किया गया, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स उनका नाम था। 1781 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में, तो तब तो इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, 1781 में उन्होंने एक मदरसा जो कि इस्टेब्लिश किया और उसमें मुस्लिम लॉ
और मुस्लिम रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई होने लगी। फिर उसके बाद से 1791 में संस्कृत कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई और ये बनाने वाले थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने बनारस में, यूपी के बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलवाया और उसमें हिंदू रिलीजन की, हिंदू फिलॉसफी, कल्चर की पढ़ाई लिखाई होने लगी। उसके बाद से सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। ठीक है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाया गया कि जो सिविल सर्वेंट्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनको इंडियन लैंग्वेज की, इंडियन कस्टम की जानकारी दी जाए, उनको इंडियन लैंग्वेज पढ़ाया जाए, इंडियन तौर तरीके, कस्टम, रिचुअल्स, रिलीजन वो जाने, ताकि वो आराम से यहाँ पे गवर्न कर सकें और यहाँ के लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग्स को पढ़ते हैं। अगली हेडिंग है क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, इसमें क्या था कि 19वीं सेंचुरी के आसपास क्रिश्चियन जो मिशनरी थे, यानी जो इस क्रिश्चियन रिलीजन का जो एडवर्टीजमेंट करते थे, यानी प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है, क्रिश्चियंस के जो धार्मिक संस्था के लोग थे जो क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार प्रसार करते थे, उन लोगों को इंडिया में अपने मिशनरीज़ का प्रचार करने की छूट मिल गई। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन की सरकार ने इसको अलाउ कर दिया कि आप इंडिया में जाइए और यहाँ क्रिश्चियन के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में वहाँ प्रचार करिए। तो चार्ल्स ग्रांट जैसे लोग, विलियम विलफोर्स और चार्ल्स ग्रांट, ठीक है, ये दो लोग थे इस जब मिशनरी के तहत लोग इंडिया में आए थे और इन्होंने कंपनी पर दबाव डाला, कंपनी से रिक्वेस्ट भी की, कंपनी पे दबाव भी डाला कि आप एक काम करिए कि आप मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे लाइए। ठीक है, इंडिया के लोगों को इंग्लिश के थ्रू या जो यूरोपियन जो एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो जिसमें साइंस है, ठीक है, जिसमें बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को आप यहाँ पे लाइए और जिस स्टाइल में यूरोप में, ब्रिटेन में एजुकेशन होती है, उसी स्टाइल से इंडिया के लोगों को भी आप एजुकेशन दीजिए। इससे दो फ़ायदा होगा कि जब वो ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे, ठीक है, तो इंडिया के लोग रिलीजियस हैं, ठीक है, यानी रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो अपने रिलीजन पे क्वेश्चन करेंगे, सवाल उठाएंगे। ठीक है, और जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन को आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और जब वो इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन जान जाएंगे, क्रिश्चियनिटी को जान जाएंगे, तो वो ब्रिटेन के लोगों से नफरत नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इंडिया में राज करने के लिए, इंडिया में रूल करने के लिए। ठीक है, इसी बीच आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि इंडियन मेडिकल सर्विस, ठीक है, इंडियन मेडिकल सर्विस ये कब शुरू हुई थी? तो 1764 में ये शुरू हुई थी इंडिया में। ठीक है, और आईएमएस के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, वो मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल्स के हुआ करते थे, बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास में। मद्रास मतलब तब मद्रास था, आपका चेन्नई है। ठीक है, तो एक तरह से आप यूँ कहें कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में इन्होंने आईएमएस की शुरुआत की, यानी मेडिकल की जो एजुकेशन वो इस टाइम इन्होंने शुरू की। उसके बाद से आपका आता है चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, इस हेडिंग में नया क्या है चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी में? तो चार्टर एक्ट आया आपका 1813 में। 1813 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, मतलब आप यूँ कहें तो एक कानून, एक लॉ पास किया, चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, उसमें क्या था कि 1 लाख रुपीज़, उस समय 1 लाख रुपीज़, ठीक है, एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए कहा गया था। तो चार्ल्स ग्रांट जैसे लोग और विलियम विलफोर्स जैसे लोग, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन लैंग्वेज पे, इंडियन स्टाइल ऑफ एजुकेशन पे खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलने चाहिए और क्रिश्चियनिटी पूरा जोर देना चाहिए। ठीक है, जो यूरोपियन स्टाइल है, जो यूरोपियन बुक्स हैं, जो यूरोपियन कोर्स हैं, उनको यहाँ पे पढ़ाया जाए। ठीक है, लगभग वही हुआ। उसके बाद से पूरा का पूरा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ठीक है, और ब्रिटेन के लोग थे, इंडिया में एजुकेशन किस हिसाब से दिया जाए, इस पे वो लोग दो भागों में बंट गया, दो कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी बनी ओरिएंटलिस्ट की। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि हम इंडिया के लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करें, ये हिंदी को, संस्कृत को, फारसी को, इन्हीं लैंग्वेज में ही एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, जो भी एजुकेशन उनको दिया जाए, साइंस पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, ठीक है, आर्ट पढ़ाया जाए, ठीक है, या जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में ना पढ़ा करके और इंडियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएँ।
यानी इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के कल्चर को हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो मानते थे, ये जो सोचते थे, उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। और एक और कैटेगरी थी एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट, ठीक है। तो जो एंग्लिसिस्ट थे वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरा का पूरा हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बना देना चाहिए। इंग्लिश कस्टम, इंग्लिश रिलीजन, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, हर तरफ जो इंग्लिश चीज़ें हैं, वहाँ की कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशन, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य, सब कुछ जो यूरोप में चल रहा है या यूरोप में जो पढ़ाई लिखाया जा रहा है, हूबहू वैसे का वैसा वो सब उठा के यहाँ ले आया जाए और पूरा का पूरा इंडियन को इंग्लिश तौर तरीक़ों में ही, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश मैनेजमेंट में ही ढाल दिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करेंगे। जब अंग्रेज़ों के साथ पढ़ेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, अंग्रेज़ों के गाने गाएंगे, ठीक है, अंग्रेज़ों की तरह वो नाटक करेंगे, तो वो अंग्रेज़ों से नफ़रत नहीं करेंगे और उन्हें हेल्प करेंगे, वो दोस्ती यारी बढ़ाएंगे, हेल्प करेंगे और हम आसानी से हिंदुस्तान पे, इंडिया पे राज करते रहेंगे। तो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच डिबेट चलता रहा, डिस्कस चलता रहा। लेकिन 1835 ने लॉर्ड मैकाले ने मैकाले मिनट नाम से, ठीक है, एक कैटेगरी दिया, एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने सुझाव दिया था, सजेशन दिया था, एडवाइस दिया था कि कैसे आप एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में ला सकते हैं और इंग्लिश एजुकेशन इंडिया को दे सकते हैं। उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था, बताया था कि जो भी बुक्स यहाँ पे इंडिया में छप रही हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में छपें, जो इंग्लिश से बुक आ रही हैं वह भी छपें और कम कीमत पे किताबों को छापा जाए, बुक्स को छापा जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक इंडियन पीपुल, क्योंकि किताबें कम दाम में रहेंगी, लो प्राइस की बुक रहेंगी, तो आसानी से सब लोग खरीद लेंगे। और उसने सुझाव दिया था, लॉर्ड मैकाले ने ये एडवाइस दिया था कि 42 स्कूल्स जो है कि बनाए जाएँ। तो 1842 तक 42 स्कूल्स बना दिए गए। अब बंगाल को 9 एजुकेशनल जोन में बांट दिया गया, ठीक है, और हर तरफ जो स्कूल बनने लगे वो ब्रिटेन वाले बनाने लगे और उनका पूरा का पूरा यही एम था कि इस एजुकेशन में, जो स्कूल्स बन रहे हैं उसमें जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन की बातें होंगी, इंडियन कल्चर और इंग्लिश ट्रेडिशन की बातें उस स्कूलों में नहीं की जाएंगी। अगली जो आपकी हेडिंग है वह है वुड डिस्पैच, ठीक है। 1854 में चार्ल्स वुड नाम के पर्सन ने एक डिस्पैच किया, ठीक है। डिस्पैच का मतलब ये समझते हैं कि घोषणा पत्र। आप इसे यूँ भी समझें कि एक पूरा का पूरा जो डिटेल वेरिफिकेशन था, जो डिटेल ऑर्डर था, ठीक है, डिटेल ऑर्डर को आप डिस्पैच कह सकते हैं। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक पूरा डिटेल ऑर्डर दिया कि कैसे कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर को और इंग्लिश एजुकेशन को पूरे इंडिया में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो वुड डिस्पैच में जो मेन पॉइंट्स थे, ठीक है, जो रिकॉग्निशन किए गए थे, जो एडवाइस या जो सिफारिश किया गया था, वो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, इंडिया में एजुकेशन के लिए पैसा नहीं भेजेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, यानी उस टाइम की जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इसके लिए व्यवस्था करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, ग्रेडेड स्कूल खोले जाएंगे, ठीक है। और ग्रेडेड स्कूल का मतलब कॉलेज होंगे, जूनियर हाई स्कूल होंगे, यूनिवर्सिटी भी होगी, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल ऐसे करके खोले जाएंगे, ठीक है। ये जो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आया हुआ है। प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे जिसमें 1 to 5 तक की पढ़ाई होगी, जूनियर हाई स्कूल खोले जाएंगे, मिडिल स्कूल खोले जाएंगे जिसमें 6 to 8 तक की पढ़ाई होगी, और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हाई स्कूल, इंटर कॉलेज खोले जाएंगे, और उससे ऊपर की हाई एजुकेशन की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है। जो थर्ड मेन पॉइंट था वो क्या था कि इन जितने भी हाई एजुकेशन रहेंगे, ठीक है, यानी 10+2 यानी इंटरमीडिएट के बाद जो पढ़ाई का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश कंपलसरी होगा, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए इंडियन लैंग्वेज में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की जाएगी, सारी की सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, ठीक है। एम्फेसिस उसके बाद से क्या गया कि फ़ीमेल एजुकेशन पे भी जोर दिया गया, ठीक है। फीमेल्स के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोलने की इसमें बात किया गया था, ठीक है। उसके बाद से क्या किया गया, जो अगला मेन पॉइंट था उसके बाद वो ये था कि जो स्कूल कॉलेज, ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को अपने इम्पोर्टेंस देंगे,
इंग्लिश कल्चर को, इंग्लिश ट्रेडिशन को अपने इम्पोर्टेंस देंगे, उनको गवर्नमेंट पैसा भी देगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पैसे पाने के लालच में, ग्रांट पाने के लालच में, ठीक है, सरकार से पैसा पाने के लालच में अपने अपने स्कूल्स खोले और इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में यानी कि मद्रास में, इन 3 जगह पे क्या किया गया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, ताकि हायर एजुकेशन यानी हाई स्कूल इंटर करने के बाद जो आगे की पढ़ाई आप करेंगे वो इन इन यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ाइयाँ होंगी। ठीक है, वुड डिस्पैच में ये आपके मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से कोलकाता, मुंबई, मद्रास में जब यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी बन गई, उसके बाद से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनी। ठीक है, उसके बाद से इन यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर होते थे या स्कूल्स में जो प्रिंसिपल होते थे वो अक्सर यूरोप वाले ही होते थे। ठीक है, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हुआ करते थे, प्रिंसिपल अंग्रेज होते थे, वाइस प्रिंसिपल अंग्रेज होते थे, टीचर भी मैक्सिमम वही होते थे। ठीक है, या मिशनरी से वो आते थे तो वो एजुकेशन वगैरह वो दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद से 1857 में कोलकाता की यूनिवर्सिटी बनी, फिर बॉम्बे में, मद्रास में, चेन्नई में यूनिवर्सिटी बनी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, उसके बाद से 1858 में एक और चार्टर एक्ट आया। ठीक है, एक और नया नियम कानून पास हुआ। तो अब उसमें क्या हुआ, हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, एजुकेशन आफ्टर 1858 हंटर कमीशन। 1854 में वुड डिस्पैच जब आ गया, उसके बाद से जैसा कि ऑर्डर मिला था, जैसा कि गाइडलाइन दिया गया था, उस हिसाब से अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनने लगी। ठीक है, उसके 4-5 ईयर बाद 1858 ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि हम लोगों ने जो स्कूल कॉलेज खुले हैं वो सही से चल रहे हैं कि नहीं, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश कल्चर का, इंग्लिश ट्रेडिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं वो स्कूल ठीक से ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कुछ लोगों की टीम बनाई गई। ठीक है, उसे कहा गया हंटर कमीशन। तो ये 1882 में बना। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको कहा कि आप लोग जाएं, पूरे इंडिया में घूमें। ठीक है, और जो जो हमने रूल्स बताए थे उस रूल्स के हिसाब से, रूल्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन दिया जा रहा है कि नहीं, सारा सिस्टम ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये पता करके आप हमको बताइए। ठीक है, तो जो हंटर कमीशन बनाया गया था वो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल यानी 1 to 5 तक और क्लास 6 से 8 तक, यानी आप ऐसे कहें कि क्लास 1 से लेकर 8 तक जो भी स्कूल बनाए गए थे, जो भी एजुकेशन चल रहा था, जो भी स्कूल कॉलेज चल रहे थे वो सही से चल रहे थे कि नहीं, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि नहीं, ये सब जांच करने के लिए 18 यानी कि इंस्पेक्शन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन बना। हंटर कमीशन ने जांच की, चेक किया और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, उसके बाद से 1902 में एक रायले कमीशन हुआ। ठीक है, रेले भी एक आदमी थे। ठीक है, और उनके साथ कुछ लोगों को और लगाया गया और रेले कमीशन से गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक काम करें कि हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन में यानी 10+2 के बाद हमने जो भी रूल्स बनाए थे, जो भी पॉलिसीज़ बनाई थी वो सही से फॉलो हो रही हैं कि नहीं, उसी अकॉर्डिंग लोग चल रहे हैं कि नहीं, और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश कल्चर में एजुकेशन इम्पार्ट हो रहा है कि नहीं, इसकी चेक करने के लिए, इसको जांच करने के लिए, इसको चेक करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, इस कमीशन ने रिपोर्ट दी और कुछ एडवाइस भी दिए और इसी कमीशन के एडवाइस के बेसिस पे 1904 में लॉर्ड कर्जन, जो यहाँ के लॉर्ड थे, लॉर्ड कर्जन ने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनवाया। तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आपका बना। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य, टारगेट रखा गया था। जब ये सब हो रहा था तो इससे जो इंडियन लीडर थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये जितने इंडियन लीडर्स थे जो कि इंडिया को फ्री करना चाहते थे, ब्रिटेन वालों को हटाना चाहते थे, इंडिया को फ्रीडम दिलाना चाहते थे, ये लोग अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश इंडिया की चाल समझ गए थे
वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ के लोगों को इंग्लिश तौर तरीके, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश ट्रेडिशन, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा करके और अंग्रेज़ों का भक्त बनाना चाहती है, ठीक है, ताकि वो अपने 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 पे ना रहें और उनका जो लीडरशिप है, उनका जो प्रेम है वो अंग्रेज़ों के प्रति हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई और इन्होंने अपने लिए अपने हिसाब से एजुकेशन की डिमांड की। इनका कहना था कि हमको भी लाइसेंस दिया, हमको भी पावर दिया जाए, हमको भी छूट दी जाए कि हम इंडियन भी अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चीज़ों को बना सकें और अपने स्कूल कॉलेज हम खुद चला सकें, ठीक है। जाकिर हुसैन भी उस कमेटी में जुड़ गए थे और उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी कि हमको भी आप लाइसेंस दीजिए, हमको भी आप छूट दीजिए कि हम अपने हिसाब से इंडियन लैंग्वेज में भी हम एजुकेशन चला सकें, स्कूल कॉलेज खोल सकें, क्योंकि तब इंडियन लोगों को स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने की परमिशन नहीं थी। इन लोगों ने अंग्रेज़ों से परमिशन की डिमांड की। तो इन लोगों ने इंडियन स्कूल कॉलेज खोलने की डिमांड क्यों की, इसका रीज़न है, आप एक हेडिंग आपकी बुक में मिलेगा आपको, लिमिटेशंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑफ एजुकेशन। जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी एजुकेशन की, उसमें बहुत सारी कमियां थीं, उसमें बहुत सारी पॉइंट्स से बहुत सारी दिक्कतें थीं। दिक्कत ये था कि इसमें वुमेंस एजुकेशन को टोटली नेगलेक्ट कर दिया गया था। वुमेंस के एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया, ठीक है। उनके स्कूल कॉलेज कम ही खोले गए, ठीक है, बहुत दूर दूर वो स्कूल कॉलेज खोले गए, ठीक है, बहुत कम स्कूल कॉलेज खोले गए। उसके बाद से जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, वो स्कूल महंगे थे, वो कॉलेज महंगे थे, तो उसमें जो गरीब हिंदुस्तानी थे वो नहीं पढ़ सकते थे। उसमें जिसको इंग्लिश आती थी वही इसमें पढ़ सकता था, ठीक है। और उन स्कूलों में एजुकेशन जो थी वो इंग्लिश टू इंग्लिश दी जाती थी। यहाँ के इंडियन लोग हिंदी, संस्कृत, फारसी जानते थे, बाकी लैंग्वेज तो जानते नहीं थे। तो इंग्लिश पॉलिसी जो एजुकेशन थी वो कुल मिला जुला के इंडिया में सक्सेस नहीं हो पाई और कुछ ही लोगों को एजुकेशन मिल पाई। पूरा का पूरा जो इंडिया का लोग था, ठीक है, पूरा जो इंडिया का लोग था, जैसे दलित हुए, वो गरीब फार्मर हो गए, आपके मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये लोग एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए। ये सब देखते हुए जो इंडियन लीडर्स थे, जाकिर हुसैन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन सब लोगों ने अंग्रेजी गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि हमको भी स्कूल कॉलेज चलाने की परमिशन दी जाए, ठीक है, आपसे बेहतर हम स्कूल कॉलेज चला करके दिखा सकते हैं। तो एक सर सैयद अहमद ख़ान थे, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया कि मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला अलीगढ़ में 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला गया। ये किसने खोला? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने खोला, ठीक है। उसके बाद से नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली गई, ये भी अलीगढ़ में खोली गई और ये सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा खोली गई, ठीक है। 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला गया। ये किसके द्वारा खोला गया? ये बॉम्बे में खोला गया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा खोला गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता, ये डिसाइड किया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1906 में, ठीक है, इंडियन लोगों के द्वारा। और 1916 में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी खुली गर्ल्स के लिए। पहली जो यूनिवर्सिटी खुली वो 1916 में खुली पूना में, ठीक है। उसके बाद से बनारस में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, ठीक है। तो इंडियन लोगों ने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खोली, बहुत सारी स्कूल कॉलेज खोले और उसमें जो एजुकेशन था, ठीक है, वो कोशिश किया कि इंडियन लैंग्वेज में ही वो सारी की सारी एजुकेशन दी जाए, जिससे अंग्रेज इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को जो तबाह कर रहे थे, जो बर्बाद कर रहे थे, उसकी बर्बादी और तबाही रोकी जा सके, ठीक है। उसके बाद से इंडियन लीडर्स ने कुछ और भी एफर्ट किया, कुछ और भी प्रयास किया, कुछ और भी आंदोलन किए। तो अब की यूनिवर्सिटियाँ खोलने के लिए इन लोगों ने परमिशन मांगी कि ठीक है, स्कूल कॉलेज तो हम खोल सकते हैं, अब जो हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज़ जो चल रही थी, तो हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज भी खोलना चाहते हैं, हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको परमिशन दे ताकि हम उन स्कूल कॉलेज को भी खोल सकें। 1916 में ये भेजा गया, कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी खुले बड़ौदा में, जो कि गुजरात में है। तो अगेन 1919 में 3 ईयर बाद उसको रिव्यू किया गया, एक कमेटी बनाई गई, जांच के लिए देखा गया कि जगह देखी जाए, व्यवस्था देखी जाए, उसके बाद से खोला जाए। तो 1926 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि सब कुछ ठीक है और जो आपका बड़ौदा कॉलेज है उसी को यूनिवर्सिटी बना दिया जाए।
बड़ौदा कॉलेज के पास ज़मीन भी ज़्यादा है, पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग भी है। तो 1929 में जब रिपोर्ट मिल गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो फाइनली उसको यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कह दिया गया, और उसी कॉलेज को 1929 से एफर्ट किए गए और 1949 में वो बन करके आपका तैयार हो गया। ठीक है, इसी सीरीज़ में आपकी कंट्री में, देश भारत में उस ज़माने में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ बनी। उसी में से एक आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने 1880 उन्होंने क्या बनाया था, 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया था। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने एफर्ट किया, प्रयास किया इसी को यूनिवर्सिटी बनाने की। तो जब उन्होंने एफर्ट किया, प्रयास किया, कई सारे कमेटी बनाए, रिव्यूज़ डाले, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली जो है कि उसी में ये धीरे धीरे आगे चल कर के उसी को, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया। 1907 में उसी में गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन दिया गया। ठीक है, उसके बाद से 1927 में ब्लाइंड यानी कि अंधे बच्चों के लिए भी स्कूल उसी यूनिवर्सिटी में बनाया गया। और 1930 तक जो है कि यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग फैकल्टी भी आराम से बना दी गई थी। इसी सीरीज़ में आपके अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। तो 1916 में आपके बनारस में महामना मदन मोहन मालवीय ये जो थे, इन्होंने एफर्ट किया, प्रयास किया, इंडियन गवर्नमेंट से बात की, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की, कई जगह से चंदा इकट्ठा किया, पैसे जुटाए, और 15 किलोमीटर के स्क्वायर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन कल्चर के हिसाब से एजुकेशन दिया जाए। बहुत से आपके एग्जाम्पल हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाने के, लेकिन आपकी बुक में कुछ ही एग्जाम्पल दिए हैं और उन्हीं को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई पॉइंट, कोई सेंटेंस, कोई हेडिंग ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।